हेलो बच्चों, आज हम आपका यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का टॉपिक उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे पढ़ेंगे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। मतलब यूरोप महाद्वीप के अंदर 19वीं सदी में के शुरुआती दशक थे, यानी 1910, 1920, 1930, 1940। तो उस समय यूरोप के अंदर जो राष्ट्रीय एकता आ रही थी, मतलब एक ही भाषा, धर्म और जाति के लोग जब अपना एक अलग देश बनाने की बात कर रहे थे, तो वो विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। उदारवादी विचारधारा से जो नए देश बन रहे थे या नए राष्ट्र बन रहे थे, वो उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। पहले तो इसमें उदारवाद का मतलब जानना है। यूरोपें 19वीं सदी के शुरुआती दशक 1910, 20, 30, 40, 50 में जो राष्ट्रीय एकता आ रही थी अलग अलग धर्म, जातियों और भाषाओं के लोगों के बीच, मतलब एक ही भाषा बोलने वाले कह रहे थे कि वो अपना देश, जैसे जर्मन भाषा बोलने वाले लोग अपना देश एक अलग बनाना चाहते थे, जर्मनी। इतालवी भाषा वाले अपनी अलग। तो वो जो उनके अंदर राष्ट्रीय एकता आ रही थी वो उदारवादी विचारधारा से जुड़ी हुई थी। उदारवाद यानी इसको इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं। उदारवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म है वो लातिन भाषा के मूल लिबर से बना है, ये आपने याद करना है। उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं, और जो लिबरलिज्म है वो लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, और जिसका अर्थ है आजाद नए मध्य वर्गों के लिए। उदारवाद का जिसका मतलब है लिबरलिज्म या उदारवाद, जो भी लिबर का मतलब है आजाद। उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म शब्द लातीनी भाषा के शब्द मूल शब्द लिबर से बना है। लिबर का अर्थ क्या है? परार्थ है, जिसका अर्थ है आजाद। लातीनी भाषा का जो लिबर शब्द है उसका मतलब है आजाद नए मध्य वर्गों के लिए। उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। जो नए मध्य वर्ग था, नया मध्य वर्ग, अभी आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो कि नए मध्य वर्ग का मतलब होता है जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, और श्रमिक लोग होते हैं, और सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग होते हैं। उनके लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने सारे व्यक्ति समान हैं। ये कौन मानते थे? मध्य वर्ग के लोग, उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग जो थे वो क्या समझते थे? उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। अगर सरकार बनाने के मामले में उदारवाद की का विचार सोचें, मतलब उदारवाद की सोच सोचें, तो उदारवादी क्या कहते हैं कि सहमति पर हो। मतलब उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है, उदारवादी लोग ऐसी सरकार पर जोर देते हैं जो सहमति पर बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। जब फ्रांस में क्रांति हो गई तो उसके बाद जो उदारवादी निरंकुश शासक थे, उदारवाद क्या चाहता था? जो निरंकुश शासक थे और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो। उदारवादी विचारधारक क्या कहते थे कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकार है उनकी समाप्ति हो। नंबर 1, फ्रांस की क्रांति के बाद क्या चाहते थे उदारवादी? कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के बननी चाहिए। संविधान भी हो जो भी देश की सरकार बने, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के पक्ष में था। किसी भी देश, जो भी देश बनता है उसके अंदर संविधान हो,
और संसदीय प्रतिनिधि सरकार बने, और निरंकुश शासक जो भी देश के अंदर हैं पुराने और पादरी वर्ग, उनके विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए। उदारवादी ये कहते थे, उदारवादी विचारधारा। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। 19वीं सदी के जो उदारवादी थे, वो जो लोगों की अपनी संपत्ति होती है, निजी संपत्ति होती है, उसके स्वामित्व की अनिवार्यता पर जोर देते थे कि जो व्यक्ति की निजी संपत्ति जरूरी है उसके पास होनी। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। लेकिन कानून के समक्ष बराबरी जो दी थी उदारवादी विचारधारा कहते थे कि मिलनी चाहिए, उसका मतलब ये नहीं था कि मताधिकार सबको मिले। लेकिन उदारवादियों की विचारधारा जो थी कानून के समक्ष बराबरी वाली, उसके अनुसार ये नहीं था कि भी मताधिकार भी, वोट देने का अधिकार भी सबको मिले। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। और क्रांतिकारी फ्रांस, तभी तो कहते हैं ना, हमने ऊपर पढ़ा था कि फ्रांस के हाथ में क्रांतिकारी झंडा था। फ्रांस के ही लोग हैं जिन्होंने क्रांति करके समाज को बदला है। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी मतलब सबसे पहले फ्रांस के अंदर उदारवादी प्रजातंत्र आया है, यानी कि उदारवादी लोकतंत्र का प्रयोग किया गया है। मतलब वहाँ के लोगों ने अपने देश के अंदर कौन सी सरकार बनाई है? उदारवादी प्रजातंत्र पर आधारित सरकार बनाई है। और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों के ही हासिल था। और फ्रांस के अंदर सबसे पहले जो क्रांतिकारी फ्रांस है, वहीं पर ही उदारवादी प्रजातंत्र क्या मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वहाँ मत देने और चुने जाने, अगर कोई सरकार चुनना चाहता था वो भी, चाहे वो सरकार में खुद को मतलब चुनकर आना चाहता था, चाहे कोई मतलब सरकार का हिस्सा बनना चाहता था चुनाव के बाद, चाहे वो खुद जो भी मत देना चाहता था, वही व्यक्ति वहां पर मत दे सकता था जो संपत्तिवान पुरुष थे, जिनके पास जो अमीर पुरुष थे, संपत्तिवान पुरुष थे, फ्रांस में वही मत दे सकते थे। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीति के अधिकारों से वंचित रखा गया था। यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही है, तो प्लीज उदारवाद आ रहा है। पहले उदारवाद की मीनिंग बताया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म कौन सी भाषा के मूल शब्द से बना? लातीनी भाषा के लिबर से, जिसका मतलब होता है आजादी। जो मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति पर बनी। अगर सरकार के मामले में उदारवाद के विचार देखे तो वो ऐसी सरकार जो सहमति पर बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद जब फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी तो उसके बाद उदारवादी विचारधारक क्या करने लगे? निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार बने। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी जोर देते थे। निजी संपत्ति भी लोगों के पास होनी चाहिए। लेकिन मतलब जो उन्होंने कानून के समक्ष बराबरी दी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि सबको ही मत का अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार मिले। और ये भी याद रखने योग्य बात है कि सबसे पहले उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग फ्रांस में किया गया था, और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार ओनली संपत्तिवान पुरुषों को ही है हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाएं राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। फ्रांस में केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। फ्रांस में जब जैकोबिन क्लब आया था, उसी टाइम थोड़े समय के लिए सभी जो 18 साल से ऊपर उम्र के लोग थे, वयस्क पुरुष थे, उनको सबको वोट का, औरतों को फिर भी नहीं मिला था जब जैकोबिन क्लब आया था, लेकिन ओनली पुरुषों को, सबको, जो वयस्क पुरुष थे उनको सबको वोट का अधिकार मिल गया था। मगर नेपोलियन की संहिता पुण्य सीमित मताधिकार वापस आई। मगर जब नेपोलियन आ गया जैकोबिन क्लब के बाद,
तो फिर दोबारा उसने नेपोलियन संहिता के अंदर पुण्य सीमित मताधिकार, मतलब पुराने वाला मताधिकार का जो रूल था वो लागू कर दिया, वापस आई, और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए, नेपोलियन ने तो ये याद रखना कि किसने महिलाओं को अव्यस्त, मतलब वो कभी व्यस्त की नहीं होती, समझदारी नहीं होती, ये दर्जा किसने दिया था? ये दिया था नेपोलियन ने। वो पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया और उनको आवश्यक कहकर पतियों और पिताओं के अधीन कर दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नेपोलियन ने करी थी। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के पूरी 19वीं सदी में और 20वीं सदी के जो शुरुआत के वर्ष थे उसमें महिलाओं ने भी और संपत्ति विहीन पुरुषों ने भी यूरोप के अंदर समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए थे। याद रखना आप लोगों ये चीज, मतलब उदारवाद के थ्रू फ्रांस की कहानी ही चल रही है कि फ्रांस में पहले किसको, मतलब वैसे तो उदारवादी कहते हैं कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने जब वोट देने का अधिकार आया तो संपत्ति बान पुरुषों को ही वोट का अधिकार दिया और सरकार में चुने जाने का अधिकार दिया। जैकबिन क्लब जब फ्रांस में आया तो उसी टाइम बस सारे वयस्क पुरुषों को वोट का अधिकार मिला था, लेकिन जब दोबारा नेपोलियन आया तो उसने फिर पुण्य सीमित मताधिकार वाली का रूल लागू कर दिया और औरतों को तो अवयस्क तक कह दिया उसने, और पतियों और पतियों के पिताओं के अधीन कर दिया। और फिर 19वीं सदी में पूरी में और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी महिलाओं ने अपने समान राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। आर्थिक क्षेत्र में ये तो था, ऊपर वाला जो पढ़ के आए वो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का अर्थ था। अब आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। मतलब उदारवाद ने आर्थिक क्षेत्र में जहाँ पैसे संबंधी काम होते हैं, उदारवादियों ने क्या मांगे? बाजारों की मुक्ति, कि बाजार आजाद होने चाहिए, बाजारों की मुक्ति, चीजों और पूंजी के आवागमन, चीजों जो वस्तुएं लोगों ने बेचनी है, और पैसे की आवागमन पर जो राज्य होते हैं या सरकारें होती हैं उनका नियंत्रण खत्म करने में के पक्ष में था उदारवाद। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, ये याद करना, चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की जो जोरदार मांग थी, 19वीं सदी में जो मध्य वर्ग जो उद्योगपति व्यापारी और तीसरी उसके क्षेत्र के जो लोग आए हैं उनकी मध्य वर्गों की जो जोरदार मांग थी, ये चीज बाजारों की मुक्ति, चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य के नियंत्रण को हटाना। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। आए हम 19वीं सदी के पहले भाग में 19वीं सदी के पहले भाग में यानी कि 1850 से पहले जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती थी। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का महासंघ बना। नेपोलियन के प्रशासन जो नेपोलियन दूसरे देशों के मतलब वो कर रहा, अपने आसपास के क्षेत्रों पर जो वो कब्जा कर रहा था, उसको वो उन्हीं को उसके प्रशासनिक कदम कहते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत जो छोटे छोटे प्रदेश थे, प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा थी। जो 39 राज्यों का महासंघ बना था, इनमें सबकी अपनी अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 39 राज्यों का जो नेपोलियन के कारण महासंघ बना था उसमें सबकी अपनी अपनी मुद्रा थी और अपनी अपनी नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हेम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था।
1833 में हैम्सबर्ग से हैम्बर्ग हैम्बर्ग से अगर कोई न्यूरेमबर्ग जाता था। जर्मन भाषी इलाकों की वो उदाहरण दी है कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से छोटे छोटे जो अनगिनत प्रदेश थे उनसे मिलके 39 राज्यों का एक महासंघ बना, और ये जो 39 राज्य थे इनमें सभी में अपनी 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 मुद्रा थी और अपनी अपनी नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग जाकर जो कोई हैम्बर्ग का व्यक्ति 1833 में न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। अगर कोई हैरम हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना सामान बेचना चाहता था कोई व्यापारी, तो उसको 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था 1833 में। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था, और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। शुल्क हर बार जब 11 बार वो सीमा पार करता था राज्यों की, तो उसको 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं के का वजन या आकार के अनुसार वस्तुओं के वजन और आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, इसलिए हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एलए था। कपड़े को नापने का पैमाना एलए था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ बढ़ती घटती रहती थी। मतलब वैसे तो कपड़ा नापने का पैमाना एलए था, लेकिन वो जगह बदलने के साथ ही वो उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती घटती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो उसमें 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेज में उसको खरीदते थे तो 55.1 सेंटीमीटर, यानी कि ज़्यादा थोड़ा कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा मिलता था। और न्यूरेमबर्ग में जाकर खरीदते थे तो बहुत ज़्यादा मिलता था, 65.6 सेंटीमीटर। और फ्राईबर्ग में बहुत कम, मतलब सबसे कम। अगर हम एक एल कपड़ा खरीदते थे तो फ्राई वर्ग में जाकर 53.5 सेंटीमीटर ही कपड़ा मिलता था। हमने उदारवादी व्यवस्था देखी है कि कैसी है। अब हमने ये पढ़ा है कि जर्मन भाषी इलाकों की वो ली है कि अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग किसी व्यापारी को वस्तु बेचने जाना पड़ता था तो उसको 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था, और उसको हर बार 5% ब्याज भी देना पड़ता था। उसको 5% ब्याज भी देना पड़ता था हर बार। और ये जो सीमा शुल्क भी देना पड़ता था, हर बार उसको 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। और ये जो शुल्क होता था वस्तुओं के वजन और आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में देर लगता था। मसलन कपड़े के नापने का पैमाना जो एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने से बदल जाती थी। और अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिलता था। मेज में होता था तो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 और फ्राईबर्ग में 53.5। फ्रैंकफर्ट में वही एल कपड़ा 54.7, मेज में 55.1, न्यूरेमबर्ग में 65 सबसे ज़्यादा लंबा कपड़ा एल का न्यूरेमबर्ग में मिलता था, और उससे सबसे कम कपड़ा फ्राईबर्ग में मिलता था। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे। जो नए वाणिज्यिक वर्ग बने थे जोग लगने के कारण, ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे। मतलब कि अगर बंदे को व्यापार करने में डिफिकल्टी आती है तो मतलब अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने के लिए 11 नाकों से बंदे को गुजरना पड़ता था, तो व्यक्ति व्यापार करने में दिक्कत महसूस करता है। तो व्यापार तो व्यक्ति ऐसा करना चाहता है जिसमें कोई भी दिक्कत ना आए।
तो जो नए वाणिज्यिक वर्ग व्यापारी आए थे, वो ऐसी परिस्थितियों को जो मतलब अलग नाप तोल था और अलग अलग शुल्क देना पड़ता था। इन जो नया वाणिज्यिक वर्ग था वो आर्थिक विनिमय के वस्तुओं के लेन देन में और विकास में इसको बाधक मानता था। भी आर्थिक विकास भी कम हो पाता है और वस्तुओं का जो लेन देन या खरीद फरोख्त है उसको करने में भी दिक्कत आती है। मानते हुए कैसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, यहाँ वस्तुएं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहता हो। और जो नया वाणिज्यिक वर्ग वो था, वो कह रहा था ये जो अलग अलग नाप तोल प्रणाली है और अलग अलग जो मुद्रा है, ये आर्थिक विनिमय और विकास में बाधा है। और वो चाहता था कि ऐसा एक आर्थिक क्षेत्र का निर्माण हो जिसमें वस्तुएं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहते हो। नया वाणिज्यिक वर्ग क्या कहता था, ऐसा आर्थिक क्षेत्र का निर्माण हो जिसमें वस्तुएं, लोग और पूंजी का जो आवागमन है वो बाधा रहित हो, आसानी से हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जलभराइन स्थापित किया गया था। 1833 तक तो आपने देखा कि हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने वाले व्यापारी को 11 शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, लेकिन 1834 में प्रशा की पहल से एक शुल्क संघ जलबराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। मतलब प्रशा की पहल पर एक संघ जलबराइन शामिल किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। जलबराइन ने जो अलग अलग शुल्क थे उनको समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। पहले तो 39 राज्यों में अलग सबकी अपनी अपनी मुद्रा थी, लेकिन जलबराइन संघ जब प्रशा ने बनाया, जिसमें सारे जर्मन राज्य शामिल हुए थे, इसने ये जो सारे अवरोध थे इनको समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। पहले 39 राज्यों में 30 तरीके की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे का जाल बिछाया गया और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और मजबूत किया। मतलब कि आर्थिक तौर से लोगों उनका जीवन सुखद हो रहा था, जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना और दृढ़ होने लगी। तो ये आप लोग पढ़ लेना कि उदारवाद क्या है, इंग्लिश में क्या है और कौन से शब्द से बना लिबरलिज्म, उसका मतलब क्या है, उदारवादी क्या चाहते हैं, राजनीतिक तौर से क्या इसका मतलब है। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादी क्या चाहते थे, ये सारी चीज़ अगर वीडियो को बार बार सुनोगे तो ये चीज़ आपको समझ। राजनीतिक अर्थ भी उदारवाद का पढ़ना है तो आर्थिक आंसर भी पढ़ना है। अगर वीडियो को बार बार सुनोगे, ये समझ लो मैं रिपीट करा, अगर एक चीज़ को बार बार रिपीट करके सुनना है तो वीडियो को बार बार सुन लो तो ये चीज़ रिपीट हो जाएगी।